देखते हैं। सर आज नया चैप्टर शुरू करना है। नहीं, वही अर्थ मैग्नेटिज्म अभी देख रहे थे ना हम लोग, तो सर अर्थ मैग्नेटिज्म। लास्ट टॉपिक है ना, हाँ लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म का। हाँ, लास्ट ही है। इसके बाद बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बचा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो कौन सा मटेरियल कैसा प्रॉपर्टीज शो करता है वो सब चीजें हैं। यानी कि जो भी है थ्योरेटिकली है। बोले थे ना जो चैप्टर 5 है उसमें लास्ट में जो दे रखा है पूरा थ्योरी, वही चीज है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर होगा, नेक्स्ट क्लास में भी देखते हैं। तो वही हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म आज खत्म ही करते हैं इसको जल्दी जल्दी। अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग देख रहे थे, इसमें हमने देखा था कि अगर ये अर्थ है हमारा, ठीक है, स्फेरिकल होता है। ये जो एक्सिस होता है रोटेशनल एक्सिस, यहाँ से कुछ एंगल पे हमारा मैग्नेटिक एक्सिस होता है। ये जो बोल रहे हैं रोटेशनल एक्सिस है यानी ज्योमेट्रिक एक्सिस। तो जिधर नॉर्थ होता है उधर की तरफ साउथ, और जिधर साउथ होता है उधर की तरफ नॉर्थ, ऐसा होता है। यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे तो हमें दिखेगा कि इस पोल से ऐसा निकल रहा है और इधर की तरफ क्या हो रहा है, वैसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो कि नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे साउथ पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके का कुछ रहेगा हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम इसे बार मैग्नेट की तरह मानते हैं तो बार मैग्नेट में जो होगा इसका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, वो ज्योमेट्रिकल साउथ की तरफ नॉर्थ पोल होगा और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ साउथ पोल होगा। ठीक है, ऐसा एक बीच से ऐसा डायमीटर जाता है जिसे हम लोग ऐसा अगर हाफ हाफ कट करते हैं तो इसे बोलते हैं कि ये इक्वेटर है। इसके ऊपर का हिस्सा को हम लोग नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, नीचे के हिस्सा को साउदर्न पार्ट बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे अगर देखेंगे तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फर्स्ट हम देख रहे हैं कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर वाले हिस्से की मैं बात करें तो ऊपर वाले हिस्से में अगर हम ये पॉइंट पी लेते हैं तो इस पॉइंट पी पे हम ऐसा अगर सरफेस एक ड्रॉ करते हैं तो हमें उस सरफेस पे दिख रहा है कि ये पॉइंट पी है। ये हम बोल रहे हैं कि हमारा फ्लैट सरफेस है। तो इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ, तो ये जो रे है मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसा आता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि हम इस चीज को पी बोले तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, यहाँ पे हमें ऐसा जो है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे दिख रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं, ठीक है, अगर ये ध्यान से देखें तो ये एंगल थीटा इस सरफेस से बना रहा होगा, तो इसके दो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। ये जो कंपोनेंट होगा इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट होगा इसे बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम लोग बीई भी बोल देते हैं कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके दो दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सरफेस पे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस। ठीक है, ये जानकारी के लिए हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आज तक जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते थे तो उसमें हम बोल देते थे कि इतना डायरेक्शन है, ये है, ऐसा है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि इस पॉइंट पे, यानी कि हम जहाँ अर्थ सरफेस पे बोल रहे हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतने एंगल पे है, ठीक है, या फिर बोलेगा कि हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वो सब चीजें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर बी एच लिखे यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो ये हमें दिख रहा है बी कॉस ऑफ थीटा, एंड बी वर्टिकल देखे तो बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो एंगल थीटा हॉरिजेंटल से बनता हुआ दिख रहा है,
थीटा जो है हॉरिजॉन्टल यानी कि फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ, हम ये पॉइंट पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कि हम इस सरफेस को रिप्रेजेंट इस फिगर में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। ठीक है, या फिर डीप एंगल, या फिर इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा, इसी चीज को डीप एंगल, एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोला जाता है। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि ये कौन सा एंगल है, तो हम बोलेंगे कि अगर अर्थ सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, उसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फिर एंगल ऑफ हम डीप बोल रहे हैं। क्लियर है ये? वही अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें, यानी कि इन साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ ध्यान से देखो, कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि यही पॉइंट ले लिए, तो यहाँ से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो इस पॉइंट क्यू को अगर हम बोले हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऐसा सरफेस है। ठीक है, ऐसा सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकल रहा है हमारा, ये किसी हॉरिजॉन्टल थीटा से है, इधर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ साउथ। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ या ज्योमेट्रिकल साउथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी ज्योमेट्रिकल साउथ, ये भी ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। तो यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो इसके दो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, बी एच और बी वी। ठीक है, बी एच और बी वी दो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यानी कि एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब दोनों फिगर से या फिर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहे या फिर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में रहे, दोनों जगह ध्यान से देखो, तो हियर हमें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH is always directed from geometrical south to geometrical north। दिख रहा है? ऊपर वाले फिगर में भी देखे तो BH जो ज्योमेट्रिकल साउथ से ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ है, यहाँ भी देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल साउथ से ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ है। क्लियर है ये? और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो सर है हमेशा, हाँ सर आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल साउथ और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ कौन सा है दोनों हेमिस्फीयर में, वो एक बार बता दीजिए हमें। जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट लिए, जब इधर हम पॉइंट लिए हैं, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, दिख रहा है? यस अगर सर। हम सरफेस लेंगे तो इधर क्या हो रहा है, साउथ इधर नॉर्थ, तो वही हम ज्योमेट्रिकल साउथ और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ लिख रहे हैं। क्लियर है? और इधर यस से सर। अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा एक सरफेस सरफेस ले, तो हमें इधर क्या मिलेगा, जिधर निकल रहा है उधर नॉर्थ, और जिधर से जा रहा है वो साउथ से मिलेगा। यस सर। क्लियर है? अब यहाँ पे यही जो रीजन है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम कंपास यूज करते हैं, ठीक है, तो कंपास हम लोग वर्टिकल रखते हैं या हॉरिजॉन्टल सरफेस के रख के चेक करते हैं। ये जो कंपास होता है हम लोग हॉरिजॉन्टली रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं। ये जो पॉइंटेड एंड होता है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल हो गया। मान लेते हैं कि अगर हमारा इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक डाइपोल ऐसा रख दें, ठीक है, यानी कि ये हमें साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्थ को, तो ये किधर की तरफ अलाइन होगा बोलो? इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, और ये अपना डायरेक्शन क्या ऐसा कर लेगा, साउथ टू नॉर्थ, बोलो?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम जो ये कंपास यूज करते हैं, तो ये कंपास हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ जो है डायरेक्शन बताता है। ऐसा ही बोलते हैं हम लोग कि जो हमारा कंपास है ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ दिख रहा है कि क्यों नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी रहे अर्थ सरफेस पे, वहां पे हमें दिख रहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ की तरफ है। अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इस डाइपोल को रखते हैं तो ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए कंपास जो है ऑलवेज हम बोलते हैं कि ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल की बात की जा रही है, ज्योमेट्रिकल साउथ से ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब कुछ टर्म्स जैसे हम लोग यूज करते हैं, एक तो है जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, यहाँ पे उतना जरूरत नहीं है, लेकिन कंपेयर करना है इसलिए हम इसे बता रहे हैं। जियोग्राफिक मेरिडियन किसे कहते हैं बताओ, पता है क्या? नो सर। ये जो कहते हैं हम लोग कि एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इट इज वर्टिकल प्लेन containing north south direction at that point। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी अर्थ सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पे एक ऐसा हम प्लेन मानते हैं जो कि वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, वर्टिकल प्लेन हो यानी कि परपेंडिकुलर टू द उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अर्थ का सरफेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो भले ही यहाँ हमें गोलाकार दिख रहा है, लेकिन जहाँ बैठे हुए हैं हमें फ्लैट ही नजर आता है। ठीक है, तो हम वही चीज फ्लैट सरफेस जूम करते हैं, वो बोलते हैं वहां से अगर कोई परपेंडिकुलर प्लेन जाए जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, उसे हम जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, जियोग्राफी के बुक में अगर देखोगे तो ऐसे जो लाइन डिवाइड ऐसे जो बनाया होता है ना, ऐसा गोलाकार जो इसको कट कर सके, जैसे हम सर लोग मेरिडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। हाँ, जैसे कैसे अगर गोलाकार शेप में ऐसा ये सारा आके सेंटर से ही पास करे, ऐसे से अगर हम लोग बहुत सारा प्लेन में कट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर हम सरफेस की बात करते हैं, तो ये तो हुआ कि अगर हम पूरे अर्थ को देखें तो ऐसा अगर हम सरफेस मानते हैं तो उस चीज को हम बोल सकते हैं ये भी मेरिडियन होगा, ऐसा गोलाकार चारों तरफ से कट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट पे हम ऐसा देख सकते हैं कि लेट से कि ये हमारा एक किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कि अर्थ सरफेस पे, ये अर्थ सरफेस है, हॉरिजेंटल अर्थ सरफेस है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है यानी कि इधर साउथ टू नॉर्थ होगा, ऐसा डायरेक्शन लेंगे तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो अगर हम एक ऐसा प्लेन बनाते हैं जो कि इससे परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, कि यहाँ अगर हम प्लेन ले जो कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो और ये साउथ टू नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कि जियोग्राफिक मेरिडियन होगा। ठीक है, जैसे कि हम अर्थ के यहाँ पे सरफेस पे खड़े हैं, तो इस नॉर्थ साउथ के अलोंग अगर हम बनाएंगे तो ऐसा ही एक जो है, बात समझ आ रहा है, गोलाकार एकदम जाएगा। स्फीयर है, इस स्फीयर की तरह समझो
बात समझ आ रहा है? यस सर, एक सर्कुलर प्लेन बनेगा उस पॉइंट से पास करते हुए। हाँ, एक सर्कुलर प्लेन बनेगा, तो वही प्लेन परपेंडिकुलर जो है उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। और जो प्लास्टिक का बॉल आता था ऐसा कुछ आता है ना, अलग अलग रंग का, वैसे ही समझ सकते हो। खैर, इसी पे बेस्ड जो है हमारा यूजफुल जो है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन हम लोग बोलते हैं कि जो सरफेस मैग्नेट के प्लेन की तरफ अलोंग हो। जैसे कि अगर हम लोग बोले ये हमारा सरफेस हो गया, ये जियोग्राफिक नॉर्थ हो गया, तो हमारा जो मैग्नेटिक वाला नॉर्थ होगा इधर आएगा, थोड़ा सा एंगल ये 11 डिग्री पे टिल्टेड था ना। तो अगर हम इस पे प्लेन को कंसिडर करते हैं कि एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, ये वाला प्लेन है जो कि इस पे हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन जो है इसे हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अर्थ सरफेस पे कहीं भी अगर हम हो और एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं जो हमेशा मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़े रहेगा दोनों एक्सिस का, इससे अल्फा अगर हम बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक प्लेन इधर से था, इसके ऊपर प्लेन था जो जियोग्राफिक मेरिडियन था, और ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इस दोनों में जो एंगल बन रहा है अल्फा, तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, तो एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट अर्थ सरफेस। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम लोग अगर क्या कहते हैं कंपोनेंट्स लेना होता है तो वहां पे जरूरत पड़ता है। जैसे कि अगर हम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से एक तो वर्टिकल आया और एक हॉरिजॉन्टल आया, तो जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो बोलेंगे बाद में कि मैग्नेटिक मेरिडियन के जो प्लेन हम बोल रहे हैं उसी में लाई कर रहा होगा। जैसे हम इस पॉइंट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इधर आया होगा तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कैसा होगा, वो किस प्लेन में रहेगा, इसी प्लेन में। यस सर। ठीक है, जैसे कि उसको हम ऐसे देख सकते हैं, 3D फिगर है तो इसलिए थोड़ा समझने का कोशिश करना है साथ साथ। हम मान लेते हैं कि ऐसा ये क्यूबिक शेप बना है बस दिखाने के लिए, ये अर्थ का एक सरफेस का पॉइंट। ठीक है, अर्थ सरफेस का एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट से। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जियोग्राफिक नॉर्थ को। ठीक है, ये डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जियोग्राफिक नॉर्थ, यानी कि इधर क्या होगा जियोग्राफिक साउथ, यानी कि साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो ये जो हमारा इस
क्यूब के ये वाला जो फेस दिख रहा है, यानी कि अगर नामकरण कर देते हैं तो ABCDEFGH, तो प्लेन जो है हमें ABFE जो दिख रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। यही बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा कुछ किसी एंगल पे होगा। तो लेट से कि हम ऐसा एंगल पे बना रहे हैं कि इधर की तरफ है ये BE। ठीक है, तो यहाँ से एक अगर हम देखें तो ये सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये जो एंगल होगा हमारा, दिख रहा है ये वाला एंगल, इससे हमने बोला थीटा, यानी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यानी कि ABCD जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस यानी अर्थ सरफेस। उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे है, ये डायगोनल ऑफ द क्यूब है, तो ये जो एंगल थीटा है वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डीप। तो बता सकते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा, मेरिडियन जो है वो कौन सा प्लेन बता रहा होगा? ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन प्रेजेंट करे। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पे बनाते हैं, इधर जब आएगा तो ये हमें बी हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करेगा, इधर जाएगा तो ये हमें बी वर्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि बी जो है इस क्यूबॉइड का डायगोनल बता रहा है और ऐसे इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन होगा वो हमें ध्यान से देखो तो ACGE प्लेन होगा। दिख रहा है? फिगर में हम नहीं बना रहे, ऐसा ये डायगोनल वाला प्लेन समझ आ रहा है? यस सर। हेलो। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो अगर हम अल्फा जो बोले थे, ठीक है, अल्फा अगर हम बोले थे कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, तो इस फिगर से ध्यान से देखो तो हम ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला एंगल जो है अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल को। तो यहाँ पे हमें ये सर चीज हमारे लिए फिलहाल, हाँ सर ये वाला पार्ट एक बार और रिपीट कर दीजिए ना, समझ नहीं आया उतना अच्छा से। कौन सा बात? सर मतलब कैसे कैसे आप दोनों प्लेन डिसाइड किए? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट ए पे जो कि अर्थ सरफेस है ABCD, ठीक है, दिख रहा है? बस साथ साथ रहो, यस सर। समझ में आ जाएगा। ABCD प्लेन है, उस प्लेन के किसी एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है कि इस सरफेस से ऐसा एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो ये पॉइंट A है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि इधर A से B की तरफ जो है ज्योमेट्रिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे हमने ये अपना मान लिया है एंगल देखते हुए कि भाई इधर आ रहा है तो नॉर्थ इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो वहां से अगर हम देखें तो ABFE प्लेन पीछे वाला, यानी कि इस क्यूबाइड के पीछे वाला जो साइड है वो हमें मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो डायगोनल वाला प्लेन है, ठीक है, डायगोनल वाला जो प्लेन है वो ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक के तीनों जो मैग्नेटिक फील्ड या उसके दोनों कंपोनेंट्स उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो उसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। और एंगल की बात आता है तो एंगल, ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड वो एंगल ऑफ डीप होता है, और इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल को अल्फा यानी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। क्लियर है?
यस सर। सर लेकिन ABFE तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, अगर उसमें कौन? ज्योग्राफिक मीडियन होना तो। किसको? ABFE। ABFE? हाँ तो परपेंडिकुलर ही तो है, ABCD से परपेंडिकुलर नहीं है, देखो। ABCD हमारा ये ऊपर वाला ABCD सरफेस है, उससे परपेंडिकुलर ही तो है यस सर। ABFE, है ना? क्यूबॉइड है अपना, जो रूम में बैठे हो उसे जूम कर लो। क्लियर है इतना? यस तो सर। ये सब जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स मतलब कभी कंपोनेंट्स लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे है तो हम लोग उसका कंपोनेंट्स ले सकते हैं, किधर किधर? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम मान लेते हैं कि कंपास, सिंपल सा कंपास यूज करते हैं तो हमें डायरेक्शन बताता है, तो वैसे ही हम लोग यूज करते हैं डीप नीडल, ठीक है? डीप नीडल क्या होता है? तो ये हम लोग जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यूज टू मेजर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है? इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता है, ठीक है? ये सपोर्टिंग हो गया कि जिसके ऊपर रखा होता है, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है और यहाँ पे ये स्केल होता है, ठीक है? स्केल ऐसा, ये जो है अब दिख रहा है कि जो भी कुछ है ये वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है? यानी कि जो मूव करेगा ये वर्टिकल प्लेन में ही मूव करेगा। इसमें एक एंड नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक एंड साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है हमारा वो मैग्नेटिक नीडल, यानी कंपास वाला ही चीज है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल कंपास की बात करते थे, तो जो कंपास हम लोग यूज करते थे वो कंपास जो था हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख के यूज करते थे और वो सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता था। यहाँ पे जो है हम लोग वर्टिकल प्लेन में रखे हैं, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा इसमें वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही होगा, ठीक है? तो और रीडिंग दिया हुआ रहता है, वो उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? तो यहाँ से हम डीप एंगल फाइंड करते हैं, अच्छा यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, डीप एंगल, ठीक है? इससे हमें डीप एंगल यानी कि जो एंगल थीटा था वो हमें मिल जाता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं निकालने के टेंजेंट। बाद हम लोग पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। क्या चीज? सर डिप एंगल निकालने के बाद पार्टिकल मूव कहाँ करेगा उसका डायरेक्शन पता चल सकता है। डीप एंगल हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है वो बताएगा। सर तो उसका इफेक्ट पार्टिकल पे क्या होगा, मतलब पता चल ही गया कि डिप एंगल अगर रखना है तो फिर। हाँ तो पार्टिकल अगर वहां रखा है तो पार्टिकल किधर मूव करेगा ये हम बता सकते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल है उसको अगर हम दे मूव करते हैं तो किधर फोर्स लगेगा, क्या होगा, वो सब चीजें हम बता सकते हैं, यस। ठीक है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक होता है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन के बारे में उतना चिंता नहीं करना है। ये जो होता है इट इज यूज्ड टू फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डीप एंगल मिल जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में इतना कुछ थोड़ा बहुत हमें जानकारी रहना चाहिए, ज्यादा उतना जरूरत होता नहीं है, बस कहीं कहीं पे हमसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ भाई अर्थ मैग्नेटिज्म नाम यूज कर लिया जाएगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, यही लास्ट टॉपिक है हमारा, ऑफ मैटर। ठीक है, किसी मैटर का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यानी कि कोई भी अगर सबस्टांस है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे शो करता है, क्या कंडीशन होता है, वही सब चीजें। तो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज जो है मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल का रिस्पॉन्स क्या आता है उसके ऊपर है, यानी कि मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू, तीन पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट डायमैग्नेटिज्म, सेकेंड पैरामैग्नेटिक, और थर्ड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोग उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है? एक एक करके अब यही देखेंगे कि कैसा बिहेवियर शो करता है उस चीज पे चर्चा। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं और कल भी पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर एक न्यूक्लियस है, इसके अबाउट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम मान लें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम मानते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने कल निकाला था, m/l जो होता है q/2m होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोले थे कि ये फर्स्ट के लिए EH/4πm आता है। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि अगर कोई भी एक एटम है तो उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट से क्या समझ में आता है हमें? मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे, तो वो चीज हम पहले समझ लेते हैं कि क्यों हम डिस्कस किए, क्यों हम बताना चाहें। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो भी इफेक्ट होता है या जो होता है उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट से बोल सकते हैं। जैसे टॉर्क था तो टॉर्क को हम m×p बोल सकते हैं। ठीक है, तो m यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि हमें सिमिलर वे में हम जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बोला था कि एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, हम लोग इस चीज को पढ़े थे कैपेसिटर शुरू होने से पहले कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइजेशन होने के लिए हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इम्पोर्टेंट था। वही चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है पहले जीरो था भी तो उसे हम नॉन पोलर बोले थे, जीरो नहीं था तो पोलर बोले थे। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मटेरियल को पुट कर दिए थे तो उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये छोटा सा चर्चा कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और यहाँ एटम लेवल पे बात करें तो हमें दिख रहा है कि न्यूक्लियस के अबाउट में अगर कोई चार्ज घूम रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा।
पेयर्ड होगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को शायद कैंसिल कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि स्पिन अलग अलग होता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, या फिर ऐसा सबस्टांस हो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि हाँ भाई उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखते हैं नेचर ऑफ मोमेंट ठीक है। डिफरेंट मटेरियल में इसका नेचर कैसे चेंज होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें मैग्नेटिक मोमेंट का। सर ये वाला फॉर्मूला सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। हाँ ठीक है, बोर्स तो अगर मॉडल एक ये वाला तो अगर सबके लिए उसमें है, और शेल्स आ जाएगा तो ये वाला सबके लिए। यहाँ वो कल बोले थे तो कि एल जो है क्या लिखते हैं हम लोग, NH/2 लिखते हैं। ये यस किसी सर। के लिए भी है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे एल का वैल्यू चेंज होते रहेगा। जैसे कि अगर हम एक सर्कल ले और इसके ऊपर चार्ज लेके और उसके बाद घुमा रहे हैं इसको ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, I/ओमेगा लिखेंगे ना। यस सर। ऐसे क्वेश्चन तो कराए थे शायद, किए थे ना, हमको याद है कराए थे। ये सब सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, लेकिन एल NH/2 ये किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिंगली आयनाइज्ड एटम्स के लिए है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी किस चीज पे, तो हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा घूम रहा है, क्या हो रहा है उसके ऊपर। तो जैसे कि हम लोग जान इसमें दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे नेचुरल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि एक हमारा ये मटेरियल हो, इस मटेरियल में जो है एटम्स तो हैं लेकिन उसका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो। यानी कि हम एम इंडिविजुअल जो बोल रहे हैं जीरो बोल रहे हैं। यानी कि हम ये क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम। अगर इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हम जीरो मान रहे हैं तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होगा। हम ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका मैग्नेटिक जो है इन डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, ठीक है। तो एक तो ये मटेरियल दिख रहा है हमें। दूसरा ऐसा मिल सकता है कि उसके जो एटम्स में है, एटम्स में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो रहे लेकिन वो ऐसा डिवाइडेड रहे, मतलब कि डायरेक्शन कुछ से एक शेप में मतलब एक डायरेक्शन में ना रहे। तो ऐसा हम मान लेते हैं। तो इस केस में हो सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअल एटम्स का जीरो हो, लेकिन अगर हम टोटल की बात करते हैं तो ये, अच्छा यहाँ इंडिविजुअल तो जीरो नहीं है, सबके पास है, लेकिन अगर टोटल की बात करते हैं तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एड अप होके हो सकता है कि जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के हमें मटेरियल मिल सकते हैं अदर देन मैग्नेट। मैग्नेट में क्या होगा कि इंडिविजुअल एटम्स के पास भी मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट है और ओवरऑल भी मैग्नेटिक मोमेंट है, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर रहा है।
लेकिन और अगर हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें ये दो केसेस हो सकते हैं कि अगर एटम के पास ही नहीं बन रहा हो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो ओवरऑल टोटल भी 0 रहेगा। लेकिन सेकंड केस में हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट है इंडिविजुअल एटम्स का, लेकिन टोटल का एडिशन अगर हम करते हैं तो टोटल का एडिशन जो है 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस दो तरह के हमें मटेरियल्स मिल सकते हैं। अब यही जो मटेरियल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर शो करता है उसी के ऊपर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिज्म किसे कहेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो कि डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता हो। डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हो गया, मटेरियल को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। हम लोग इसे बोलेंगे इट इज प्रॉपर्टी मटेरियल ड्यू टू विच it has a ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म हम ऐसे प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं ना, ऐसे मटेरियल जो कि ऐसा प्रॉपर्टी रखता हो। तो डायमैग्नेटिज्म ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, रिपेल करे, और ऐसा प्रॉपर्टी जो मटेरियल रखता हो तो उस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि मटेरियल इज डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के अगर तौर पे हम बात करें तो कॉपर होता है, वाटर होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के। यानी कि इसमें होता क्या है कि ऊपर हमने देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड 0 रखे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा 0 है। ठीक है, अगर हम लोग उस मटेरियल को ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल है, इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल का मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये रिपल्सन होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, डायमैग्नेटिक फील्ड है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा डेविएट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, उसके पास नहीं जाएगा। तो ऐसा जो मटेरियल होगा उसे हम लोग बोलेंगे कि वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसी के ऊपर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन क्या होता है पता है? बोलो। लेविएशन मतलब सर हवा में उड़ना। हाँ, तो वही बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हमें देखने को मिल जाता है कहीं कहीं, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, नीचे की तरफ इस पे mg लग रहा होगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें रिपल्सन है तो एफ रिपल्सन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा,
और ये जो F रिपल्सन है ये mg को बैलेंस कर लेगा, तो हमें दिखेगा कि ये जो मटेरियल है seen as suspended in air, ठीक है, हमें लगेगा कि ये एयर में उड़ रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, आजकल साईफाई मूवीज देखते होगे तो सब में दिखाता है कि कार आया ऊपर ही रह गया, ऐसा कुछ, तो मैग्नेटिक लेविएशन ये सब चीज के बारे में दिखा, कहीं कहीं पे जादू भी दिखाते सर हैं ये सब, भी तो इसमें शायद टेम्परेचर अगर, डिपेंडेंट होता है ना? हाँ तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, मैग्नेट का जैसे जो भी मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी है उस चीज पे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो हम लोग म्यू की बात करते हैं तो म्यू कैसे चेंज होता है टेम्परेचर से, उस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हम उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें इनिशियली जो है अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए हैं तो इंडिविजुअल एटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, ओवरऑल तो जीरो था ही, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो हर एटम जो है इसको अपोज करने लगता है, ठीक है, सारे एटम इसको अपोज करेगा, यानी कि इसमें रिपल्सन होता है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक मटेरियल ही जो है मैग्नेटिक लेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हो गया पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम एक ऐसा डाइपोल इसमें रखे हैं तो ये डाइपोल जो है इधर की तरफ रोटेट होना चाहेगा, ठीक है, और वो रोटेट होके इस पोजीशन में आना चाहेगा, यानी कि ये भी इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहेगा, ऐसा ही होगा, बोलो, सिंस टॉर्क इज इक्वल यस टू सर। m क्रॉस p, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाह रहा है, यानी कि डाइपोल ट्राइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसी चीज को प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर हम बोल रहे हैं कि बी एक्सटर्नल अगर जीरो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये ऐसा शो कर रहा था, ठीक है, मान लेते हैं किधर भी था, इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडेक्स, लेकिन इसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने इस मटेरियल को रख दिया, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है बी नॉट है, तो इसमें जो डाइपोल एक एक एटम के थे वो सारे इस डायरेक्शन में अलाइन होने का कोशिश करेंगे, ऐसा वो अलाइन हो जाएंगे, यानी कि ये भी साउथ टू नॉर्थ सेम डायरेक्शन में हो जाएगा जैसा कि हमने ऊपर देखा है, तो सेम डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे यह सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम मटेरियल के आसपास देखें तो इधर भी नॉर्थ साउथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बढ़ गया होगा, ठीक है, तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि फेनोमेना इन सर विच मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो कंडक्टर में होता है उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे। शील्डिंग इफेक्ट तो हम लोग कुछ और देखे थे ना, कंडक्टर के केस में तो कुछ और कहानी था, ये सर वाला चीज उस से तुम कंपेयर कर सकते हो जो पोलराइजेशन हम लोग पढ़े थे यस सर। उस चीज से, कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, कंडक्टर के केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर इंसुलेटर मटेरियल था, इंसुलेटिंग मीडियम था, तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि अपने जगह पे ही मॉलिक्यूल्स जो है पोलरिटी शो करते हैं,
तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करता है। तो हम लोगों ने देखा था पोलर भी पोलराइज हो रहा था, यानी कि उसमें भी डाइपोल मोमेंट आ रहा था, बढ़ जा रहा था, और नॉन पोलर में भी डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा था। याद है? याद है यस कुछ सर। कुछ? तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ऑल द डाइपोल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल अगर बोले मटेरियल का, तो एग्जाम्पल में हो जाता है अल्मुनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एटीसी। ठीक है, यानी कि ये सब जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अलग तरीके से निकालना सीखे होगे। वहां पे कैसे बोलते हो? इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ बॉन्डिंग में बना के हम लोग चेक करते हैं। यस सर। कैसे से? ठीक, वो कौन सा एक होता था ऐसा भरते थे, उसके क्या बोलते हैं? सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से वो होता हाँ, है। एमोटी, उसी से ना हम लोग इसको बताते हैं। यस सर। ठीक है, बहुत ही काम का चीज था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे हुआ करते थे, अब तो हम भूल चुके हैं क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सर लोग देख आपको रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम में भी सबसे ज्यादा पसंद फिजिक्स ही था? सबसे खराब इसी में था। ठीक है, सबसे बढ़िया मैथ था, और फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और फिजिकल इनऑर्गेनिक, ज्यादा कुछ नहीं, और फिजिक्स सबसे खराब था। ठीक है, वो तो सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में कुछ हुआ नहीं, सेकेंड टाइम में खराब था तो लेके बैठे पढ़ने। तो जब पढ़ना शुरू किए तो खुद से ही पढ़े थे। ठीक है, नाम तो लिखाए थे एलन में, लेकिन फिजिक्स मतलब वही डीसी पांडे बुक था, उसको बैठ के पूरा बनाए गए थे। तो पढ़ते नहीं लगे तो पता चला लिंक्ड है, एक दूसरे से सारा लिंक है, तो लिंक है तो बढ़िया लगने लगा, तो फिर पढ़ गए पूरा, तब से ठीक सर लगने आप लगा। ड्रॉप और किए थे? क्या? हाँ, बोल तो रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में फिजिक्स में कुछ है ही नहीं था, और क्लास करने जाते थे तो कुछ समझ ही नहीं आता, छोड़ दिए थे। ठीक है, जैसा कि आज के डेट में बहुत लोग करते हैं, आज भी करते हो वही गलती जो हम किए हैं, बार बार बोलते भी हैं कि दूसरे की गलती से सीखो, कोई सीखता ही नहीं है। और इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि ये लिंक है, क्योंकि मेरा रटाफिकेशन बहुत खराब है। ठीक है, मतलब याद ही नहीं रहता है, इसीलिए हम लिंक करके जाते हैं। नहीं, एक चीज अगर पता है तो कुछ टाइम लगेगा तो हम पूरा चीज बता सकते हैं, लेकिन एक बैग से कोई पूछे कि ये क्या था तो बहुत भूल जाते तुरंत। तो इसीलिए बोलते हैं बार बार कि फिजिक्स लिंक्ड है, अगर तुम समझ के पढ़ोगे तो सारा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और चूंकि मेरा खुद बहुत खराब था फिजिक्स, हाँ मैथ है इसमें, और मैथ बढ़िया था, इसलिए हम इसको मानते हैं कि उसमें बहुत सपोर्ट मिला है। ठीक है, अगर जिसका मैथ खराब है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कहानी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जिसका सर केमिस्ट्री खराब हो? क्या चीज? जिसका केमिस्ट्री खराब है? केमिस्ट्री खराब है मतलब? केमिस्ट्री किसी का खराब कहाँ रहता है, कुछ थोड़ा बहुत तो ठीक ही रहता है। खराब है मेरा। कौन सा पोर्शन? सब में। सब में? पता नहीं, जैसे कि केमिस्ट्री
की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री मेरा ठीक हुआ था केमिकल बॉन्डिंग से। उसके पहले मोल कंसेप्ट हमको समझ नहीं आया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू हुआ था कि ठीक होना, मोल कंसेप्ट आज तक नहीं आया है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक सर थे जहाँ पढ़ने जाते थे, वो डेली उठा के हमसे 2-4 सवाल पूछना शुरू कर दी। तब बेइज्जती फील होता था, नहीं बता पाते थे, तो जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ते गए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक हुआ। केमिकल बॉन्डिंग में फिगर बनाना था, बनाते गए, इजी आसान लगा। उसके बाद फिर शायद कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का था, फिजिकल में मैथ्स था तो हो गया। और फिर ऑर्गेनिक का जब बारी आया तो ऑर्गेनिक तो समझने का चीज है तो पढ़ लिए थे। इनऑर्गेनिक रट्टा मारना था, वो आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग ये सब चीज कर लिए थे। तो तुम लोग भी वैसे ही करके, मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे पढ़ सकते। और हार्ड तो हमको नहीं लगा है कि है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हम खुद कह रहे हैं, फिजिक्स हमें इतना हार्ड लगा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक कि मैकेनिक्स में भी। और जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि क्या ही था इसमें। ठीक है, तो इसीलिए है कि मेहनत करना जरूरी है। और मैथ्स ठीक है तो फिजिक्स थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो हो जाएगा, और फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। इनऑर्गेनिक का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आज तक हमसे नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो तो हो जाएगा। तो हम खुद उतना नहीं किए हैं, तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कैसे करोगे। लेकिन लोग अगर बोल रहे हैं तो भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होंगे, तो उसे करो, बार बार पढ़ो। और रह गया ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक रिवीजन का चीज है। मतलब कि तुम कितना भी पढ़ लो, सही होगा गारंटी नहीं है। तो उसे हर वीक लगभग बैठ के जो भी पढ़े हो रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इन सब चीजों पे ध्यान दे दोगे तो हमको नहीं लगता है कि मतलब रैंक खराब आएगा, अच्छा आ जाएगा। और मेहनत कर लिए और थोड़ा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब खुद जो सबसे खराब था वो आज पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग भी कर सकते हो। और अभी के टाइम में तो और अच्छे से कर सकते हो। और वो इसलिए क्योंकि सब कुछ पढ़ रहे हो अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, एक दूसरे का अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो तुम आराम से यूज कर लोगे। ठीक है, जैसे अभी हमको कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है फिजिक्स का ही, जिसमें इंटीग्रेशन थोड़ा अलग टाइप का यूज करना पड़ जाता है, तो हमें बुक खोल के देखना पड़ जाता है। लेकिन तुम लोग अभी वो चीज भी पढ़ रहे हो, तो सारी चीज तुम्हारे माइंड में है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ज्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है कि हम एक ही चैप्टर 10 बुक से उठा के बैठ के बनाने लगे। ठीक है, कोई सा भी एक दो बुक पकड़ो और वो पूरा खत्म करो। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि 4-4 बुक खरीद खरीद के रख लिए। फिजिक्स की 4 किताब है, चारों कहाँ से बनाओगे, एक बनाने का फुर्सत नहीं मिलता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की मतलब कि मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल मिल रहा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मिल रहा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन बिहेवियर शो कर रहा है? तो ऐसे मटेरियल्स जिसका एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो 0 था। और पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल शो कर रहे हैं जिसके एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो था, हाँ भले ओवरऑल 0 था। क्लियर है? अब थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, जो इनसाइड मटेरियल, ये सब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है वो तो समझ गए, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इधर डायमैग्नेटिक, इधर पैरामैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक मटेरियल है, हम इसे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बोल रहे हैं तो इस मटेरियल में एक इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे बी नेट, तो बी नेट अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी नॉट माइनस बी मिलेगा। डायरेक्शन हम राइट साइड लिए हैं तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है हर एक एटम को मिलाकर, वो ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा हो। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर अंदर में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल से भी ज्यादा होगा, यानी कि बी नॉट प्लस बी हो जाएगा, और इसमें दिख रहा है बी नॉट माइनस बी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अपोज कर रहा है और उसमें सपोर्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इस चीज को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, एक नया टर्म है तो इस चीज को ध्यान रखना है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, वॉल्यूम इसका V है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मैग्नेट है इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जा रहा है, यानी कि M इनिशियल जो है 0 है, लेकिन M फाइनल, हम टोटल की बात कर रहे हैं, ये नॉन जीरो है। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मटेरियल जो है इज पोलराइज्ड। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक पोलराइजेशन था, वहां इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, तो यहाँ पे मटेरियल को बोलते हैं कि ये पोलराइज हो गया, और इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होगा, जिसे हम I से लिखेंगे, उसे हम बोलेंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है डिवाइडेड बाई V। ठीक है, V क्या है, तो वॉल्यूम है, इसका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल है, वो डायमैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक हो, आफ्टर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद अगर उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अंदर में जो उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो M/V है, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे हम लोग नाम देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड मटेरियल, मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हम बी इंड्यूस से लिख देते हैं, तो उसे हम इंटेंसिटी के टर्म में लिखते हैं कि वो म्यू नॉट इंटू आई होगा। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। आई का वैल्यू M/V, तो कितना मैग्नेटिक अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो चीज हम लोग यहाँ से बता सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि ये जो बी है इसी की बात कर रहे हैं। अगर इंड्यूस लिख दे तो यहाँ पे इंड्यूस बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड एच, ठीक है। बी और एच हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट जो है इसका टेस्ला होता है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन एच जो है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये किसके लिए है? तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नेटाइजिंग पावर है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। दोनों की चीज ध्यान रखना है, दोनों को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि V जो होगा म्यू नॉट इंटू एच होगा, ठीक है। एक्सटर्नल है तो हम एक्सटर्नल लिख देते हैं, म्यू नॉट इंटू एच होगा, ठीक है। फॉर एनी मीडियम, अगर हम बोले कि मीडियम कुछ और है, कोई और मीडियम है, तो हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होगा, यानी कि म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई, ठीक है, तीनों में रिलेशन क्या है? तो पैरामैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो हम लोगों ने देखा था बी इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस, यानी कि नेट की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि बी नॉट यानी कि एक्सटर्नल क्या है, तो म्यू नॉट, यानी कि एयर हिले तो म्यू नॉट इंटू एच, और ये था म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। वही अगर डाईमैग्नेटिक होता तो यहाँ पे जो आता वो म्यू नॉट इंटू एच माइनस आई आता। क्लियर है इतना? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। इसके ऊपर भी अभी आगे है इक्वेशंस, तो टाइम भी हो गया है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इसमें वही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यूरीज लॉ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हिस्टेरिसिस लूप, ये 4 टॉपिक्स बच गए हैं। तो आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज को खत्म कर लेंगे, तो टाइम बचेगा तो फिर EMI शुरू करेंगे, ठीक है। सर इस चैप्टर का डाउट क्लास कब लेसन लेंगे? हम वहीं पे अब आ ही रहे हैं तो वहीं पे हो जाएगा, और क्या, ठीक है। सर सर मुझे एक ऑफलाइन देंगे? हाँ, मतलब नेक्स्ट वीक आ ही रहे हैं तो ऑफलाइन में ही हो जाएगा, या फिर सर ऑनलाइन ऑनलाइन ही चाहोगे? रखिएगा ना, ऑफलाइन में डाउट क्लास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑनलाइन ही कर लेंगे वहीं सर, ठीक है। यस सर सर। मुझे एक दो क्वेश्चन था काइनेमैटिक्स रिलेटेड। ठीक है, तो पूछ लेना। फिर तो 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास है, तो इसलिए ठीक है, बाद में कभी, यस या सर। फिर या फिर टेलीग्राम में भेज दो, बना के भेज देंगे। सर वो मतलब उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। यस सर।